नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। और इसमें हमारा आज का जो प्रोग्राम है वह इन न्यूज प्रोग्राम। इसमें हम आपसे करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। और इस टॉपिक के मद्देनजर आपका डेली न्यूज़पेपर में कोई ना कोई आर्टिकल आप देख रहे होंगे, न्यूज चैनल्स में ये न्यूज बनी हुई है और यह आपको संवेदनशील न्यूज भी लग रही होगी, क्योंकि यहां पर कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और उनके घर पे एकदम से एक ऐसी आफत आ गई है जिसकी आशंका बिल्कुल नहीं जताई जा रही थी। तो हम आज देखते हैं कि ये जोशीमठ त्रासदी क्या है। जोशीमठ त्रासदी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। देखिए, आप इस फोटो के माध्यम से देखिए, ये एक घर है और इसके अंदर एक इतनी बड़ी दरार आ गई है और यह घर अपने अब गिरने की हालत में है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो सड़क है उस पर भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं कि इन पर चलना मुश्किल है। और ये देखिए, घर के अंदर का एक नज़ारा देखिए, ये पूरी दीवार यहां से फट चुकी है। तो इस तरह से जो ये हालत पैदा हुई है, इसी वजह से जोशीमठ का जो न्यूज है आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है। आइए हम देखते हैं चर्चा में क्यों बना हुआ है। इसका पहला कारण है कि भूमि के दरकने के कारण, और दूसरा कि प्राकृतिक आपदा के कारण। और हम देखते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ पहले कहा जाता था और आज के टाइम में इसे जोशीमठ कहा जाता है, कई दिनों से प्राकृतिक आपदा के कारण चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि यहां पर भूमि दरकने के कारण कई घरों, होटलों एवं अन्य भवनों को खाली कराया जा रहा है, जिसके कारण यह बहुत ही दुखद घटना है और इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। आइए हम इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो यह ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। इस ज्योग्राफी के पोर्शन में प्लेट टेक्टोनिक जैसी थ्योरी, जिसके कारण यह संभावना जताई जा रही है कि यह घटना घटी होगी, तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। आइए आगे हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप नोट डाउन करिए, आपदा प्रबंधन की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि आपदा प्रबंधन क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में दी गई है, तो इसे नोट डाउन करना आपको बेहद जरूरी है। नोट डाउन करिए कि बाढ़, सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, प्राकृतिक ओलावृष्टि, टिड्डी दल और ज्वालामुखी फटने जैसी आदि घटनाओं को जो है आपदा का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और ना ही इन्हें रोका जा सकता है, बल्कि इनको कम किया जा सकता है, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आपको देखना होगा कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। सूखा पड़ना, बाढ़ का आना, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, भूकंप, और ये भूकंप के लिए भी क्षेत्र हमारा काफी सेंसिटिव क्षेत्र है उत्तराखंड, तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन सब घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाना बहुत ही कठिन होता है, जिसकी वजह से क्या करना है कि इनके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। अगर हम आपदा प्रबंधन के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कि आपदा पूर्व एवं दूसरा होता है आपदा के पश्चात। आइए आगे हम देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़े होंगे, इफेक्ट्स क्या हैं इसके। तो इफेक्ट्स जो होंगे या विभिन्न आयाम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इफेक्ट्स हम देख लेते हैं। इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो जान माल का खतरा उत्पन्न होगा और इसके प्रभाव को क्या है, कम किया जा सकता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो आपको यहां पर आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और तीसरा अगर हम बात करें तो आपको यहां पर कुछ सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। और सामाजिक प्रभाव के अगर आगे की हम बात करें तो आपको यहां पर फिलहाल कुछ राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो राजनीतिक प्रभाव भी आपको देखने के लिए यहां पर मिल रहे हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा के लिए हमारे यहां 2005 में क्या है, एनडीआरएफ की टीम बनाई गई थी, जो क्या है, नेशनल डिजास्टर मैन के समय पर क्या लोगों की मदद करती है। और अगर हम बात करें आर्थिक रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या है, जो वहां पर जनता है उनका पुनर्वास कराया जाएगा, उनके घरों को खाली करवाया जा रहा है जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। तो पुनर्वास से क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो वहां का जो ये क्षेत्र है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जिसे हम आजकल बोलते हैं, यहां पर क्या है, पर्यटन का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो पर्यटन के जो आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ेगा पर्यटन पर।
पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर्यटन कम हो जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट किया गया था यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वह सारा हमारा नुकसान होगा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यह भी एक नुकसान होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारी संपत्ति का नुकसान यहां पर होगा, क्योंकि संपत्ति काफी मुश्किल से बनाई जाती है तो उसका भी नुकसान होगा। और तीसरा क्या है कि यहां पर जो लोग रह रहे थे उनको जब विस्थापित किया जाएगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर जो पर्यटन के उनके काम थे, जो होटल्स थे, जो उनके टूरिस्ट के गाइड थे, ये सारी चीजें जो थी वो उनकी खत्म हो जाएंगी और उनको नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे कि उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, जब हम कहीं भी रहते हैं तो वहां के एक भौगोलिक क्षेत्र में अपने एक कुछ मान्यताएं होती हैं जो सभी समाज के लिए एक सी होती हैं, लेकिन जब हम कहीं दूसरी जगह पर विस्थापित होते हैं तो हमें वहां के रीति रिवाज और समाज के हिसाब से ढलना पड़ता है। दूसरा यहां पर क्या प्रभाव, यहां पर मानसिक प्रभाव भी, मानसिक रूप से जो लोग विस्थापित होंगे वो मानसिक रूप से पीड़ित होंगे, तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि किसी का जब जो बना बनाया घर है वह एकदम से टूट जाए और उसे एकदम से अचानक खाली करना पड़े तो वहां उनके मानसिक यानी डिप्रेशन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। नए लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जो सांस्कृतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंधों को भी स्थापित करना होगा, सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करना होगा। और अगर हम आगे राजनीतिक बात करें तो जैसा कि आप समझते हैं समस्या से ज्यादा यहां वोट बैंक की राजनीति भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वोट बैंक की राजनीति एक समस्या है, वोट बैंक की राजनीति यहां पर की जा रही है और वोट बैंक की राजनीति के साथ जो वर्तमान सरकार है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो ये सारे प्रभाव हम देख सकते हैं, इस तरह के प्रभाव हैं और भी आप प्रभाव इसमें जोड़ सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं जोशीमठ की, जिसके बारे में ये चर्चा चल रही है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, उसका पुराना ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ इसका पुराना नाम था। और ज्योतिर्मठ के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो यह उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यह जोशीमठ आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के जाने के लिए मुख्य स्थान है, जो आप जानते होंगे। और 8वीं सदी में जो धर्म सुधारक हुए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, कौन सी सदी में, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने यहीं पर सबसे पहले जो मठ की स्थापना की थी वो जोशी मठ में ही की थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ में एक मठ की स्थापना की थी और भारत के चारों कोनों में उन्होंने स्थापना की थी। पहला था बद्रीनाथ, दूसरा था द्वारका, तीसरा पुरी और चौथा श्रीनगर। तो उन्होंने क्या किया था, जो ये अपना मैप है भारत का, इसके चारों कोनों तक जाकर के उन्होंने ये स्थापना की थी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पड़ेगा बद्रीनाथ। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहां श्रीनगर में उन्होंने स्थापना की थी और पुरी में, उड़ीसा पुरी में भी उन्होंने स्थापना की थी, पुरी में, यहां पर पड़ेगा आपका पुरी। और इसके अलावा उन्होंने यहां गुजरात में द्वारका में भी एक स्थापना की थी मठ की। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और यह भूगर्भीय दृष्टि से भी एक नाजुक स्थान रहा है। क्यों नाजुक स्थान रहा है, क्योंकि इसकी जो जोशी मठ की जो अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो यह एक ऐसे स्थान पर आता है जहां पर जो है लैंडस्लाइडिंग जैसी समस्याएं प्रायः देखी जाती हैं। और विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना करने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो मठ बनाया था वो जोशी मठ को बनाया था। किसने, आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो आगे आपने देखा कि जोशी मठ के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया और आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि जोशी मठ कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। तो राजधानी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी
अब 2 हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इसकी सबसे पहली राजधानी है देहरादून। देहरादून के बाद इसकी दूसरी राजधानी है गैरसैंण। गैरसैंण गैरसैंण इसकी अभी नई राजधानी बनाई गई है और यह ग्रीष्म काल के लिए बनाई गई है, ग्रीष्म काल के लिए। और ग्रीष्म काल के साथ साथ यह शीतकालीन राजधानी बनाई गई है। तो ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसकी दूसरी राजधानी बनाई गई है। और अगर हम इसके सीएम की बात करें तो सीएम के बारे में आप जानते होंगे, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इसके अभी सीएम है। और अगर हम राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। तो इस तरह के भी कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सीएम है गुरमीत सिंह। और अगर हम उत्तराखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो यह इसकी स्थापना यूपी राज्य से हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। तो सन 2000 में यह उत्तराखंड राज्य बना था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग किया गया था। और वर्तमान में अगर हम इसके जिलों की बात करें तो यहां पर अभी कुल 13 जिले पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो पॉपुलेशन है वह नियर अबाउट 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा है। तो और अगर हम इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर में 189 लोगों का जनघनत्व यहां पाया जाता है प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जनघनत्व की बात हो गई। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए उत्तराखंड के बारे में। आगे हम कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, कुछ अन्य तथ्य जो यहां पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर पिछले 8 वर्षों से क्या है, यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां पर आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया गया है। और ये जो परियोजनाएं शुरू की गई थी इसको भी इस घटना से जोशीमठ से जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो एक योजना चार धाम योजना शुरू की गई थी, 4 धाम योजना। और ये 4 धाम योजना जो है इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी काम किया गया, जिसमें रोड बनाई जाएंगी और सबको चारों धाम को कनेक्ट किया जाएगा। इसे भी इससे जोड़ा जा रहा है। और जोशीमठ के पास से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, सड़क निर्माण को भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। और इसके पास जो ये हाईवे गुजरा था और कुछ एनटीपीसी की भी यहां पर काम चल रहा था। एनटीपीसी का कार्य, इस एनटीपीसी के कार्य को भी इसके कारणों में देखा जा रहा है। यहां चीनी, दूसरा यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों किया जा रहा है यहां पर इतना, क्योंकि अगर हम बात करें चाइना यानी चीन की, तो चीन की सीमा यहां से बहुत ही नजदीक है, चीन की सीमा बहुत नजदीक है। इस वजह से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी किया जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी नहीं रोका जा सकता। दूसरा, निर्माण कार्यों में वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग नहीं किया गया, यानी जो यहां पर जोशीमठ में हमारे आप होटल्स देखेंगे, मकान देखेंगे, वहां क्या है, वैज्ञानिक ढंग से निर्माण नहीं किया गया, वैज्ञानिक ढंग से निर्माण नहीं किया गया। और जब वैज्ञानिक ढंग से निर्माण नहीं किया गया तो यहां जो जनसंख्या बढ़ रही थी, किस कारण से, पर्यटन के कारण से, पर्यटन के कारण जनसंख्या बढ़ती गई। और जनसंख्या बढ़ने से यहां पर निर्माण कार्य चलता रहा। और निर्माण कार्य में
निर्माण कार्य में क्या किया गया, मानकों की अनदेखी की गई, मानकों की अनदेखी की गई। और इस अनदेखी का भी यह एक परिणाम है, यहां भूकंपरोधी जो है मकान नहीं बनाए गए, जिससे कि यह स्थिति आज पैदा हुई है। और आगे हम देखते हैं कुछ यहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये देखिए, अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो अर्थक्वेक के जोन है वो 4 जोन में बांटा गया है। इसमें डायरेक्टली स्टार्ट होता है जोन 2 से। जोन 2 के बाद अगर हम बात करें तो जोन 3, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जो जोन 3, 4, 5 है, इसमें जोन 1 हमारे यहां भारत में नहीं पाया जाता। और अगर आप बात करेंगे जोन 1, 2, 3, 4 की, तो ये सिस्मिक जोन जो है मैप का, इसमें 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सिस्मिक हैजार्ड डैमेज, यानी भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 58 से 59% भाग जो है वह भौगोलिक क्षेत्र क्या है, हमारा सिस्मिक जोन कहलाता है, यानी यहां पर भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और भारत को 5 भूकंप जोन में यानी 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5। और अगर हम बात करते हैं जोन 2 की, तो यह लो रिस्क जोन है। और जोन 3 में देखेंगे मॉडरेट रिस्क जोन। जोन 4 की बात करें तो हाई रिस्क जोन है। और जोन 5 सबसे वेरी हाई रिस्क जोन है, एरिया लायबल टू इंटेंसिटी एंड अबव। तो ये जो यहां पर इसका इंटेंसिटी है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है एरिया में। अगर हम बात करें 5वां जो भूकंप क्षेत्र है ये सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हलचल पाई जाती है। जो भारतीय प्लेट है ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है इसमें कलर्स के माध्यम से। और ये अपना यहां पर उत्तराखंड पड़ता है, और यहां पर जो अपनी हिमालयन रेंज है यहां पर ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा ये भूकंप जोन है, इसमें 5वें जोन में कुछ राज्य आते हैं। अगर चाहें तो आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि 5वें जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा गुजरात के कच्छ का रण, और भारत बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तरी हिस्सा बिहार का, और भारत के जितने भी पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, जो इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए आपके, J&K हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा बिहार का कुछ हिस्सा हो गया, बिहार का उत्तरी हिस्सा, ये सब क्या है, जोन 5 में आते हैं। और गुजरात का कच्छ का रण इसके अंदर ही आता है, गुजरात का कच्छ का रण भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट और है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। और भारतीय प्लेट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 47 मिमी प्रति वर्ष, 47 mm प्रति वर्ष ये खिसक रही है। कहां खिसक रही है, ये एशिया की ओर बढ़ रही है। और 4 भूकंपीय जोन मैंने आपको बता दिए, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो यहां पर आपको यहां पे पीटी में कंफ्यूज किया जा सकता है कि भारत के अंदर 5 भूकंपीय जोन है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। तो लेकिन जोन 1 है ही नहीं, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम बात करें तो सबसे जो निम्नतम स्तर है भूकंपीयता का वह जोन 2 में है, और सबसे उच्चतम जो भूकंपीयता का स्तर है वह
जोन 5 में है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो टॉपिक होता है आपका, टॉपिक न्यूज में किसी और तरह से न्यूज में होगा, वहां से आपकी यूपीएससी के अप्रोच का आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उसे अपने पेपर से किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आपके पढ़ने की अप्रोच किस तरह की है उस पर निर्भर करेगा। आपको अपना सिलेबस याद है या नहीं है उस पर निर्भर करेगा। तो इस तरह की अप्रोच आपको रखनी है कि आपका जो न्यूज बना हुआ है उससे किस तरह का प्रश्न बन सकता है, आपको बार बार यही देखना होगा। और ये पता कैसे चलेगा, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए और अपना सिलेबस डेली 10 मिनट रिवीजन कीजिए। जैसे जैसे आप बार बार सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो हमारी ये न्यूज है जोशीमठ की, इससे आप कुछ समझ पाए होंगे। और इसी तरह की अन्य न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई और वीडियो बनवानी है तो उस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर समय समय पर आपको ये इस तरह के इनिशिएटिव मिलते रहेंगे। आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इस पे एक संभावित प्रश्न लिख सकते हैं। आप उसे संभावित प्रश्न को लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। और दूसरा आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ किस कारण से चर्चा में रहा, जहां और उसके क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहे, इस तरह का कोई प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो ये आपको सारी चीजें करनी होंगी, औरों से आगे बढ़ने के लिए आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।